अरे भाई, जिस लड़के को उसके ही परिवार ने फ्री का ब्लड बैंक और घर का एक्स्ट्रा सामान समझ लिया था, उन्हें क्या पता था कि ये कोई बेचारा नहीं, अंदर से पूरा तूफान है। बहनों ने नकली भाई के प्यार में असली भाई को साइड कर दिया। सोचा था बेचारा चुप रहेगा, थोड़ा रोएगा और फिर मान जाएगा, लेकिन भाई ने तो ऐसी वापसी मारी कि सबकी हवा निकल गई। जिसने घमंड में कहा था तुम्हारी औकात क्या है, कुछ दिनों बाद वही इंसान सड़क पर 50 रुपए के लिए बोल रहा था, भैया कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। किस्मत ने ऐसा यू टर्न मारा कि गाड़ी भी शर्मा जाए। अब देखना यह है कि जिस बेटे को सबने कमजोर समझा, वो कैसे पूरे परिवार का गेम पलट देता है। जिया नाम के अमीरजादे ने हिट एंड रन करके एक इंसान को कुचल दिया और ऊपर से पूरा इल्जाम मेरे सिर पर मढ़ दिया। अरे भाई, चोरी भी और सीना झोरी भी, लेकिन इससे भी बड़ा झटका तो तब लगा जब मेरी अपनी 2 बड़ी बहनों ने मुझे ही उसके लिए जेल जाने पर मजबूर कर दिया। मैंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन अगले ही दिन अपनी ताकत और रसूख का इस्तेमाल करके उन दोनों ने मुझे जबरदस्ती जेल भिजवा दिया। मेरी सबसे बड़ी बहन लाल आंखों से बोली, बस ये 3 साल किसी तरह सह लो, तुम्हें ये बलिदान देना ही होगा। दूसरी बहन रोते हुए बोली, जेल बहुत बुरी जगह है, येशी इतना कष्ट नहीं झेल पाएगा। हमने उससे वादा किया है कि उसके लिए कुछ भी करेंगे, इसलिए ये सब तुम्हें ही सहना होगा। उस वक्त मुझे लगा था कि 3 साल बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन असली बवाल तो अभी शुरू होना बाकी था। जैंग येशी के जन्मदिन की भव्य पार्टी में सबके सामने उन्होंने मेरी ऐसी बेइज्जती की कि जमीन भी शर्म से गड़ जाए। उसी दिन पहली बार मेरे माता पिता को पता चला कि मैं पिछले 3 साल जेल में था। मेरी माँ अब खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने गुस्से में मेरी बड़ी बहन के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अगर इंसानों की तरह बात नहीं कर सकती तो अपनी जुबान ही काट कर फेंक दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को चेन परिवार की बड़ी बेटी कहने की? मेरा बेटा, मेरा अनमोल बेटा, जिसे मैंने बचपन से किसी खजाने की तरह संभाल कर रखा, उसके सिर का एक बाल तक कभी टूटने नहीं दिया और तुमने उसे सबके सामने घुटनों पर झुका दिया। तभी जैंग येशी मासूमियत का मुखौटा पहनकर आगे आया। माँ, पापा, मेरी दोनों बहनों को मत डांटिए, सारी गलती मेरी है। मुझे जन्मदिन की पार्टी ही नहीं रखनी चाहिए थी। मुझे ये सपना ही नहीं देखना चाहिए था कि मैं भी किसी सामान्य परिवार के बच्चे की तरह सबका आशीर्वाद पा सकता हूँ। मेरे पिता हमेशा शांत स्वभाव के थे, लेकिन इस बार उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने बिना जरा भी नरमी दिखाए कहा, सही कहा, गलती तुम्हारी ही है। क्या तुम भूल गए हो कि तुम असल में कौन हो? मेरे बेटे पर हुक्म चलाने की हिम्मत तुम्हें किसने दी? कुछ साल ऐशो आराम में क्या गुजार लिए, अपना असली नाम भी भूल गए? तुम्हारा नाम जैंग येशी नहीं, ली जियानडिंग है। ये सुनते ही पूरे हॉल में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। लोगों की नजरों में जैंग येशी की इज्जत पल भर में गिरने लगी। असलियत ये थी कि मेरा ब्लड ग्रुप बेहद दुर्लभ था। अगर कभी मुझे खून की जरूरत पड़ जाए, इसलिए मेरे माता पिता खुद एक बेहद गरीब पहाड़ी गांव गए थे और मेरे जैसे ही ब्लड ग्रुप वाले एक बच्चे को ढूंढ कर लाए, ताकि जरूरत पड़ने पर वह मेरा बैकअप ब्लड डोनर बन सके। उसके साथ न्याय करने के लिए उन्होंने उसे अपने दत्तक बेटे के रूप में भी अपना लिया। लेकिन 3 साल बाद जब मैं विदेश से एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर घर लौटा, तो देखा कि जिन 2 बहनों ने मुझे बचपन से सिर आंखों पर बिठाकर रखा था, वो उसी जैंग येशी का जन्मदिन ऐसे मना रही थीं जैसे वही इस घर का असली वारिस हो। इतना ही नहीं, सभी मेहमानों के सामने उन्होंने ऐलान कर दिया कि जैंग येशी ही जियांग परिवार का असली युवा मालिक है और मैं तो बस ऐसा इंसान हूँ जिसका खून इस्तेमाल करने के लिए रखा गया है। जब जैंग येशी को मेरा कमरा पसंद आ गया तो मेरी सारी चीजें उठाकर नौकरानी के कमरे में फेंक दी गईं। जब उसने कंपनी के शेयर मांगे तो पिताजी द्वारा मेरे नाम छोड़ा गया शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट भी बिना एक पल सोचे उसी के हाथ में पकड़ा दिया। यहाँ तक कि सिर्फ इसलिए कि जैंग येशी को मेरी मंगेतर पसंद आ गई, उन्होंने मेरी तयशुदा शादी तक बदल दी। पिछले जन्म में मैं परिवार की खातिर सब कुछ चुपचाप सहता रहा, कभी किसी से लड़ाई नहीं की और उसी का नतीजा ये हुआ कि आखिरकार मुझे बेरहमी से यातना देकर मार डाला गया। लेकिन इस जन्म में कहानी बदल चुकी थी। अब मेरी सिर्फ एक ही इच्छा थी, इन सब का सब कुछ बर्बाद कर देना। शोर शराबे से भरे उस बैंक्वेट हॉल में मैंने देखा जैंग येशी लोगों की भीड़ से घिरा हुआ था। सब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि जियांग शेन उसकी एक पैर की उंगली के बराबर भी नहीं है। बस यही मेरा सब्र टूट गया। मैंने सीधे उसके हाथ से घड़ी झपट ली। मैं ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, ये घड़ी मेरे पापा ने मेरे लिए आसमान छूती कीमत देकर खरीदी थी और तू तो पहाड़ों से आया हुआ एक जंगली लड़का है। दूसरों की चीज चुराकर उसे ऐसे दिखा रहा है जैसे तेरी अपनी हो। जरा भी शर्म नहीं आती। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। अगले ही पल चारों तरफ तानों और हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। जियांगशेन पागल हो गया है क्या? अपने ही भाई की जन्मदिन पार्टी में तमाशा कर रहा है। ध्यान खींचने के लिए कुछ भी करेगा। गांव का लड़का आखिर गांव का ही रहेगा। इतने में मेरी दोनों बड़ी बहनें भागती हुई वहां पहुंची। आते ही उन्होंने जैंग येशी को अपने पीछे छिपा लिया। जैंग येशी ने बेचारे जैसा चेहरा बनाया और अपनी कलाई पकड़ ली। मेरी बड़ी बहन घबराकर चिल्लाई, जल्दी फर्स्ट एड किट लेकर आओ। उसे इतनी जल्दी थी
थी कि कहीं 2 सेकंड बाद उसकी कलाई पर पड़ा हल्का सा लाल निशान भी गायब न हो जाए। अरे भाई, ड्रामा करने में तो जनाब ऑस्कर जीत सकते थे। दूसरी बहन ने मुझे जोर से धक्का दिया और गुस्से से चीखी, जियांग शेन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अपने बड़े भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? ये घड़ी पापा ने अपने असली बेटे के लिए खरीदी थी। क्या तुम उनके असली बेटे हो? ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, घड़ी मुझे दो। मैंने घड़ी कसकर पकड़ ली और ठंडी हंसी के साथ बोला, उसका असली बेटा? अगर वही तुम्हारा असली भाई है तो क्या मैं नकली हूँ? जियांग यूटोंग, क्या तुम्हारा दिमाग दरवाजे में फंस गया था? अपने ही सगे भाई को पहचान नहीं पा रही? ये बात पापा के सामने बोलने की हिम्मत है? मेरी बात सुनते ही जियांग यूटोंग का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया, लेकिन तभी जैंग येशी ने उसे रोक लिया। वह बड़ी बनावटी सांस भरते हुए बोला, छोड़िए ना दूसरी बहन, आखिर हमारा छोटा भाई दूर के पहाड़ी गांव से आया है, उसे बचपन से अच्छे संस्कार नहीं मिले। आप उसके स्तर तक मत गिरिए। एक बड़े भाई होने के नाते उसे सही रास्ता दिखाना मेरी ही जिम्मेदारी थी। इसमें मेरी भी गलती है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप इतना दुर्लभ न होता, अगर माँ पापा को मेरी सेहत की इतनी चिंता न होती, तो उन्हें उसे गोद लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आखिरकार दोष तो मेरे इस कमजोर शरीर का ही है। अगर उसे ये घड़ी चाहिए तो मैं खुशी खुशी उसे दे देता हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। वाह रे ढोंगी, पिछले जन्म में भी यही उसका सबसे खतरनाक हथियार था। सबके सामने ऐसी बातें करता जो ऊपर से मेरे पक्ष में लगती थीं, लेकिन हर शब्द मुझे नीचा दिखाने के लिए होता था और खुद को इतना महान साबित करता था कि लोग उसे देवदूत समझने लगते। धीरे धीरे सबको यकीन हो गया था कि मैं किसी काम का नहीं और जैंग येशी तो मानो भगवान का भेजा हुआ आदर्श बेटा है। जबकि सच्चाई जनाब की हालत ये थी कि जियांग परिवार की सिफारिश न होती तो वो किसी साधारण व्यावसायिक स्कूल में भी दाखिला नहीं ले पाता। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। सारे मेहमान उसकी बातों में आ गए। वे आपस में फुसफुसाने लगे, यंग मास्टर जैंग येशी सच में सबसे अमीर परिवार के असली बेटे कहलाने के लायक है। देखो कितना दयालु है, कितनी अच्छी परवरिश है उसकी। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं, सिर पर एक पंख लगा लिया और खुद को फेनिक्स समझने लगे। क्या मजाक है, वो तो बस पहाड़ों से निकल कर आया हुआ एक मामूली लड़का है। जियांग परिवार उसे खाना देता है और जियांग परिवार ने इसे रहने की जगह दी, खाना दिया, नाम दिया, फिर भी इसमें जरा सी भी एहसानमंदी नहीं है। उल्टा हमारे असली युवा मालिक की चीजों पर ही नजर गड़ाए बैठा है। इसका घमंड तो सिर चढ़कर बोल रहा है। जियांग येशी ने बेबस बनने का पूरा नाटक करते हुए हल्के से सिर हिलाया, मानो उसे तो इस सब की आदत ही पड़ चुकी हो। वह धीमी आवाज में बोला, कोई बात नहीं, अगर मुझे थोड़ा बहुत कष्ट भी सहना पड़े तो मैं सह लूंगा। आप सब मेरे छोटे भाई को मत कोसिए, आखिर वह बहुत गरीब और कठिन माहौल में पला बढ़ा है। मैं समझ सकता हूँ कि उसे मुझसे जलन क्यों होती है। मैं उसे धीरे धीरे सही रास्ता दिखाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि वह एक अच्छा इंसान बन जाए। वाह भाई, क्या एक्टिंग थी। ऐसा त्यागी बनने का नाटक किया कि वहाँ मौजूद कई लोग तो सचमुच उसकी बातों में बह गए। एक मेहमान तुरंत बोला, यंग मास्टर जियांग येशी, आपका दिल तो सच में बहुत बड़ा है। दूसरा बोला, बिल्कुल, आप हमेशा इसे माफ कर देते हैं, इतना अच्छा स्वभाव है आपका। तीसरा ताना मारते हुए बोला, लेकिन ऐसा एहसान फरामोश इंसान आपकी अच्छाई की कभी कदर नहीं करेगा। मेरी सबसे बड़ी बहन ने मेरे हाथ में पकड़ी घड़ी को घूरा। उसकी आवाज में आदेश साफ झलक रहा था, घड़ी मुझे दे दो। मेरी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मैं दांत भींचकर बोला, लेकिन ये पापा की दी हुई मेरे पास आखिरी चीज है। उसने खतरनाक अंदाज में आंखें सिकोड़ लीं। जियांग चेन, जियांग परिवार ने तुम्हें इसलिए नहीं पाला कि तुम मेरे सगे छोटे भाई को परेशान करो। अगर तुम्हें एक दत्तक बेटे की अपनी औकात समझ नहीं आती तो अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गया। क्या ये वही बड़ी बहन थी जो बचपन में मुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी? सच ही कहते हैं, दिल एक दिन में ठंडा नहीं होता, धीरे धीरे बदलता है और जब बदल जाता है तो पहचान में भी नहीं आता। मैं अचानक जोर से हंस पड़ा। तुम्हें मुझे इस घर से निकालने का कोई हक नहीं है और आज ये घड़ी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेरी दूसरी बहन का गुस्सा फट पड़ा। वह नौकरों और मेड्स पर चीखते हुए बोली, क्या तुम सब मर गए हो? ये लड़का हमारे यंग मास्टर की चीज छीन रहा है और तुम लोग तमाशा देख रहे हो। जल्दी जाओ, घड़ी वापस लेकर आओ। सबसे पहले बटलर ने अपनी बाहें चढ़ाईं और मेरी तरफ बढ़ गया। मैंने पहले ही उसे कई बार जियांग येशी के साथ आंखों ही आंखों में इशारे करते देखा था। मुझे तभी समझ आ गया था कि ये आदमी पहले ही बिक चुका है। मैंने पास रखी शराब की बोतल उठाई और पूरी ताकत से उसे मिठाइयों वाली मेज पर दे मारा। धड़ाम, कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। मैंने टूटी हुई बोतल का नुकीला हिस्सा उसकी तरफ तान दिया। चलो देखता हूँ आज कौन मुझे हाथ लगाने की हिम्मत करता है। पहले अच्छी तरह सोच लो इस घर का असली बड़ा युवा मालिक कौन है, और ये भी याद रखो तुम सबकी तनख्वाह मेरे माँ बाप देते हैं। आज जिसने भी मुझे हाथ लगाया कल वही अपना सामान बांधकर इस घर से बाहर जाएगा। मेरे तेवर देखकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे भाई, अभी तक जो लोग शेर बने घूम रहे थे
उनकी तो एकदम बोलती बंद हो गई। इनमें से ज्यादातर लोग सालों से जियांग परिवार में काम कर रहे थे। वे मुझे अच्छी तरह जानते थे, इसलिए कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन अगले ही पल ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बटलर अचानक झपट पड़ा। उसने मेरे हाथ से घड़ी छीन ली और बड़ी चापलूसी से जाकर जियांग येशी के हाथों में रख दी। वह सिर झुकाकर बोला, यंग मास्टर, मैंने इस परिवार की कई साल सेवा की है। मैंने आपको बचपन से बड़ा होते देखा है। मैं किसी को भी आपकी जगह लेने नहीं दूंगा और न ही कोई आपकी चीज आपसे छीन पाएगा। ये घड़ी खास आपके लिए बनवाई गई थी। बस मेरे सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। मैंने जोरदार लात उसके घुटने के पीछे मारी। वह दर्द से कराहते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तू सिर्फ मेरे परिवार का नौकर है। मेरे हाथ से चीज छीनने की हिम्मत तुझे किसने दी? क्या जियांग येशी तुझे मेरे माँ बाप से ज्यादा पैसे देता है? ये सुनते ही बटलर की आंखें घबराकर इधर उधर घूमने लगीं। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। तभी जियांग येशी जल्दी से आगे आया और बटलर के सामने खड़ा हो गया। वह दुखी बनने की पूरी कोशिश करते हुए बोला, भाई, अगर आपको गुस्सा है तो मुझ पर निकाल लीजिए। अंकल बटलर को क्यों परेशान कर रहे हैं? वो पहले ही उम्र दराज हैं। अगर उन्होंने आपको डांटा भी तो सिर्फ इसलिए कि उन्हें मेरे लिए बुरा लगा। आखिर आपने हमेशा मेरी चीजें छीनी हैं। ये महंगी घड़ी भी जो पापा ने मेरे जन्मदिन पर करोड़ों खर्च करके मेरे लिए खरीदी, आप तो मेरी गैर मौजूदगी में इसे कई बार चुपके से पहन भी चुके हैं, सिर्फ दिखावा करने के लिए। मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैं वो सब माफ कर सकता हूँ। बस आज के बाद अंकल बटलर को परेशान मत कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो ये घड़ी भी मैं आपको दे दूंगा। इतना कहकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, मानो दुनिया का सबसे बड़ा बेचारा वही हो। मैंने अविश्वास से अपनी तरफ उंगली की। मैं जलता हूँ तुमसे? मैं देश के सबसे अमीर परिवार का असली बेटा एक पहाड़ से आए लड़के से जलूंगा, या फिर ऐसे आदमी से जो दिन भर चालाकियों और ड्रामे का कारोबार चलाता रहता है? सच कहूँ, तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। लेकिन अब तक मेहमानों का सब्र जवाब दे चुका था। एक आदमी गुस्से में बोला, खुद में कोई काबिलियत नहीं लेकिन घमंड आसमान छू रहा है। दूसरा बोला, कुछ साल आलीशान जिंदगी क्या मिल गई, खुद को सबसे अमीर परिवार का असली वारिस समझने लगा। तीसरा हंसते हुए बोला, अब तो नौकरों तक को मारने लगा है। अगर पास में आईना नहीं है तो कम से कम पानी में अपना चेहरा ही देख ले। एक और मेहमान तिरस्कार से बोला, जियांग चेन कितना जहरीला इंसान है, बिल्कुल उस किसान और सांप वाली कहानी जैसा, जिसे पालो और वही एक दिन डसने दौड़ पड़े। दूसरा दुख जताते हुए बोला, बेचारे यंग मास्टर जियांग येशी अपने ही घर में किसी गैर के हाथों परेशान किए जा रहे हैं। एक बुजुर्ग ने सिर हिलाकर कहा, इतनी शानदार जन्मदिन की दावत इस कुल के कलंक ने पूरी तरह बर्बाद कर दी। क्या मनहूस दिन है। मेरी सबसे बड़ी बहन ने गहरी भौहें चढ़ाईं। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। क्या तुम्हारा तमाशा अभी तक खत्म नहीं हुआ? क्या पूरे जियांग परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाने के बाद ही तुम्हें चैन मिलेगा? तुम जानते भी हो इस घड़ी का नाम द वन क्यों रखा गया है? क्योंकि पापा पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान करना चाहते थे कि येशी ही उनका एकमात्र असली सगा बेटा। हमने इतने सालों तक तुम्हें बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ाकर रखा, इसलिए तुम अपनी असली औकात ही भूल गए हो। मेरी दूसरी बहन ने तुरंत बात आगे बढ़ाई, मुझे लगता है इसे वापस उसी पहाड़ी गांव भेज देना चाहिए जहां से इसे लाया गया था। जियांग परिवार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। येशी के ब्लड ग्रुप वाला कोई दूसरा बच्चा ढूंढना हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। उन दोनों की बातें सुनकर मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। यही दोनों बहनें जिन्होंने बचपन से मेरी रक्षा की, मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया, आज मुझे ऐसे फेंक देने की बात कर रही थीं जैसे मैं कोई बेकार सामान हूँ। मेरे माता पिता ने उस समय बहुत बड़ी रकम खर्च करके मेरे जैसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप वाले कई बच्चों को ढूंढा था। फिर उन्होंने मुझे ही अधिकार दिया था कि मैं उनमें से किसी एक को चुनूं जिसे घर लाकर दत्तक भाई बनाया जाए। लेकिन जैसे ही मेरी दोनों बड़ी बहनों ने उन बच्चों की तस्वीरें देखीं, दोनों ने बिना एक पल सोचे एक ही लड़के को चुना, जियांग येशी। उस समय मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। मेरी बस इतनी सी इच्छा थी कि कोई मेरे साथ बड़ा हो और जरूरत पड़ने पर थोड़ा सा खून दान कर दे। वो कौन है इससे मुझे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो उनकी उस समय की हरकत बेहद अजीब लगती है। दो बिल्कुल अलग स्वभाव वाली बहनें आखिर एक ही लड़के को चुनने पर इतनी जिद क्यों कर रही थीं? पिछले जन्म में भी इन्होंने मेरे माता पिता के बिजनेस ट्रिप पर बाहर जाते ही जियांग येशी के लिए ऐसी ही आलीशान जन्मदिन की पार्टी रखी थी। सिर्फ पार्टी ही नहीं, सबके सामने ये भी ऐलान कर दिया था कि जियांग येशी ही जियांग परिवार का असली युवा मालिक है और मैं तो बस एक ऐसा इंसान हूँ जिसे मेरे माता पिता पैसे देकर घर में इसीलिए रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उसका खून इस्तेमाल कर सकें। उस एक झूठ के बाद हर इंसान मुझे बेशर्म कहकर कोसने लगा और आखिर में जियांग येशी ने
बस दो चार भड़काऊ बातें क्या कहीं, मेरी दोनों बहनों ने जबरदस्ती मेरे मुंह में पूरी एक बोतल तेज शराब उड़ेल दी और मुझे एक अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया। जब तक मेरे माता पिता वापस लौटे, शराब से हुई एलर्जी के कारण मेरी मौत हो चुकी थी। मेरी लाश तक सड़ने लगी थी। अगर ये सब पिछले जन्म में हुआ होता तो जिन बहनों को मैं सबसे ज्यादा सम्मान देता था, उनके मुंह से ऐसे आरोप सुनकर मेरा दिल पूरी तरह टूट जाता। मैं तो शायद ठीक से बोल भी नहीं पाता। अपनी सफाई देना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन इस जन्म में सब बदल चुका था। मैंने सीना तान कर पूरी मजबूती से कहा, तुम दोनों अच्छी तरह जानती हो जियांग परिवार का असली युवा मालिक कौन है। इतने लोगों के सामने तुमने मेरी बेइज्जती की है। जब माँ पापा वापस आएंगे तब देखूंगा तुम उन्हें क्या जवाब दोगी। इतनी गालियां खाने के बाद भी मैं पूरी शान से सिर ऊंचा करके खड़ा रहा। वहां मौजूद सभी मेहमान बेवकूफ नहीं थे। कुछ लोगों के मन में अब शक पैदा होने लगा। एक आदमी धीरे से बोला, क्या सच में जियांग चेन ही सबसे अमीर परिवार का असली बेटा है? दूसरा बोला, इसके कपड़े भले ही साधारण हों, लेकिन चेहरा तो मिस्टर जियांग से काफी मिलता है। जैसे ही मेहमानों की राय बदलनी शुरू हुई, जियांग येशी के चेहरे पर घबराहट की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। उसकी आंखें तेजी से इधर उधर घूमी, फिर उसने रोने जैसा चेहरा बनाकर कहा, भाई, जिस घड़ी की आपको चाह थी वो भी मैंने आपको दे दी, फिर भी आप तमाशा क्यों कर रहे हैं? आपको अच्छी तरह पता है आज मेरा जन्मदिन है। क्या आप जानबूझकर मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहते हैं? ठीक है, अगर इससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, अगर इससे जियांग परिवार की बदनामी रुक जाएगी और माँ पापा व हमारी बहनों की इज्जत बच जाएगी, तो मैं मान लेता हूँ कि आप ही जियांग परिवार के असली युवा मालिक हैं और मैं ही दत्तक बेटा हूँ। अब तो आप खुश हैं ना? इतना कहकर उसने वहाँ मौजूद सभी मेहमानों के सामने गहरा झुककर प्रणाम किया। सम्मानित मेहमानों, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आज आप सब इस पार्टी का आनंद नहीं ले पाए। एक दत्तक बेटे के रूप में मैं इतनी शानदार जन्मदिन की पार्टी का हकदार ही नहीं हूँ। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी इज्जत की कुर्बानी देकर पूरे परिवार की मर्यादा बचा रहा हो, और मैं सबकी नजरों में मैं एक एहसान फरामोश खलनायक बन चुका था। मेहमानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक आदमी चिल्लाया, जियांग चेन, जियांग परिवार ने तुम्हें खिलाया पिलाया और तुमने अपने ही पालनहार को इस हालत में पहुंचा दिया। क्या तुम्हें भगवान का भी डर नहीं? दूसरा बोला, आज के बाद एक आंख खोलकर सोना, तुम जैसे इंसान को कभी भी सजा मिल सकती है। तीसरा गरज कर बोला, जानवर भी तुमसे ज्यादा इंसानियत रखते हैं। चौथा ताना मारते हुए बोला, आखिर जियांग परिवार ने कौन सा पाप किया था जो उन्हें तुम्हारे जैसा झोंक मिल गया? चारों तरफ एक ही आवाज गूंजने लगी, माफी मांगो, अभी यंग मास्टर जियांग येशी से तुरंत माफी मांगो। पूरा माहौल गुस्से से उबल रहा था। तभी भीड़ के बीच से एक लंबी और खूबसूरत लड़की बाहर आई। वो थी शेन शियाओ। बचपन से मेरी मंगेतर। उसने काले रंग का बेहद फिटिंग वाला इवनिंग गाउन पहन रखा था। उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला मेरा सारा मूड खराब हो गया। वह ठंडी आवाज में बोली, जियांग चेन, मुझे पता है कि तुम खुद को जियांग परिवार का असली युवा मालिक इसलिए बता रहे हो क्योंकि तुम मुझसे पागलों की तरह प्यार करते हो, लेकिन आज तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। उसने जियांग येशी की लाल आंखों और बेचारे चेहरे की तरफ देखा और उसका दिल पिघल गया। वह तुरंत सबके सामने बोली, शुरू से लेकर आज तक मैंने सिर्फ येशी से प्यार किया है और इस जन्म में मैं शादी भी सिर्फ उसी से करूंगी। तुम चाहे कितनी भी बेशर्मी से मेरा पीछा करो, मैं तुम्हारी तरफ दोबारा पलट कर भी नहीं देखूंगी। तुम जैसे मर्द मैंने बहुत देखे हैं, लालची, कभी संतुष्ट न होने वाले, कमजोरों पर जुल्म करने वाले और ताकतवरों के सामने पूंछ हिलाने वाले। तुम मुझे अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाना चाहते हो? पहले कभी आईने में अपनी हालत देखी है? फटेहाल, कंगाल। क्या तुम मेरे पति बनने के लायक भी हो? मेरा पति तो येशी जैसा होना चाहिए, उदार, दयालु और नेक दिल। इतना कहकर उसने प्यार से अपना रूमाल निकाला और जियांग येशी की आंखों के आंसू पोंछने लगी। मैंने सिर उठाकर जियांग येशी की तरफ देखा। उसकी आंखों में छिपी जीत की मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि ऊपर से वह अब भी महान बनने का नाटक कर रहा था। वह धीरे से बोला, याओ याओ, मेरे भाई के बारे में ऐसा मत कहो। वो बस थोड़ा ज्यादा जलनखोर है, थोड़ा ज्यादा चालाक है, थोड़ा संकीर्ण सोच वाला है और सही गलत को उल्टा साबित करने की आदत है। बस हर दिन यही सपना देखता रहता है कि वही जियांग परिवार का असली युवा मालिक है। इन सब के अलावा उसके मन में कोई बुरी भावना नहीं है। मैं सचमुच हंस पड़ा। अरे भाई, कभी कभी इंसान इतना हैरान हो जाता है कि गुस्सा भी हंसी में बदल जाता है। शेन परिवार हमारे परिवार के हाथों से गिरे हुए छोटे छोटे व्यापारिक टुकड़ों पर पलकर बड़ा हुआ था और आज उसी परिवार की बेटी कह रही थी कि मैं उसके पीछे पड़ा हूँ। वाह, क्या गजब की जोड़ी थी। एक नंबर का ड्रामेबाज और दूसरी नंबर की भ्रम की महारानी। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही जियांग येशी के आसपास खड़े मेहमान फिर से मेरा मजाक उड़ाने लगे। एक आदमी हंसते हुए बोला, जियांग चेन, ये मुंह क्यों लटका रखा है? अंदर ही अंदर जलकर राख हो रहे हो ना? मिस्टर शेन ने खुद सबके सामने ऐलान कर दिया है कि वो सिर्फ जियांग येशी से ही शादी करेंगी। तुम जैसे दयनीय मस्खरे को तो जहाँ से आया है वहीं वापस चला जा। भीड़ में किसी ने मुंह पर हाथ रखकर
हंसी दबाई। अरे लगता है अभी भी इसकी अक्ल ठिकाने नहीं आई। दूसरा ताना मारते हुए बोला, अब भी सपना देख रहा है कि ये जियांग परिवार का असली युवा मालिक बन जाएगा और ऊपर से शेन परिवार में शादी भी कर लेगा। तीसरा हंसते हंसते बोला, हे भगवान, इस तरह खुद ही लड़की के पीछे भागना, इससे ज्यादा बेशर्मी क्या होगी। उसी समय जियांग येशी फिर से अपने नकली संत वाले चेहरे के साथ आगे आया। वह बड़ी बनावटी सहानुभूति दिखाते हुए बोला, सब लोग कृपया मेरे छोटे भाई को समझने की कोशिश कीजिए। मैं किस्मत वाला था, लेकिन इसका जन्म एक दूर दराज पहाड़ी गाँव में हुआ। ये बिना माँ बाप के बड़ा हुआ। इसके रिश्तेदारों ने इसे 60 साल की एक बूढ़ी औरत के हाथों नौकर बनाकर बेच दिया था। इसे कभी प्यार नहीं मिला, इसीलिए इसका स्वभाव ऐसा हो गया है। जो लोग मानसिक रूप से घायल होते हैं उन्हें हमें थोड़ा ज्यादा प्यार और सहारा देना चाहिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा था। अरे भाई, जिस कहानी को वो अभी मेरे सिर पर थोप रहा था, असल में वो उसकी अपनी कहानी थी। अगर उस समय मेरे माता पिता समय पर वहाँ नहीं पहुंचे होते और उसे गोद न लिया होता तो आज शायद वो उसी 60 साल की बूढ़ी औरत के साथ पति पत्नी की तरह रह रहा होता। मैंने ठंडी नजरों से उसे घूरते हुए कहा, जियांग येशी, मानसिक रूप से बीमार अगर कोई है तो वो तुम हो। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम इतने बेशर्म निकलोगे तो मैं उसी दिन माँ पापा से कह देता कि तुम्हें कभी गोद मत लेना, तुम्हें उसी 60 साल की बूढ़ी औरत के साथ पूरी जिंदगी बांधकर छोड़ देते। मेरी बात सुनते ही जियांग येशी की आंखें लाल हो गईं। उसने फिर वही बेचारे वाला चेहरा बनाया और गहरी सांस लेकर बोला, भाई, मुझे पहले से पता था कि आप फिर सारी बातें मेरे ऊपर ही डाल देंगे। क्या आपको तभी सुकून मिलेगा जब हर बुरी चीज का दोष मुझे दे देंगे? अगर इससे आपको अच्छा महसूस होता है तो ठीक है, मान लेते हैं कि वो सब मेरे साथ ही हुआ था। क्या अब आपका मन शांत हो गया? कम से कम अब तो आपको गुस्से का दौरा नहीं पड़ेगा और मेहमान भी नहीं डरेंगे। बस अब मेरी बड़ी बहन का सब्र पूरी तरह जवाब दे चुका था। वह गुस्से से चिल्लाई, जियांग शेन, बहुत हो गया। जियांग परिवार का पाला हुआ कोई कुत्ता भी तुमसे ज्यादा काम का होता। इतना कहकर उसने दूसरी बहन से कहा, स्टडी रूम से वो दस्तावेज लेकर आओ। कुछ ही पल बाद दूसरी बहन एक फाइल लेकर लौटी। जैसे ही मेरी नजर उस दस्तावेज पर पड़ी, मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। वो था जियांग येशी के नाम वाला शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट। ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे सिर पर बिजली गिरा दी हो। मैं वहीं पत्थर की तरह जम गया। हॉल में मौजूद हर मेहमान की आंखें भी फटी रह गईं। उस दस्तावेज का मतलब था जियांग ग्रुप के 60% शेयर। इतने शेयर की कंपनी का कोई भी फैसला अकेले लिया जा सकता था। विदेश जाने से पहले पापा ने खुद मुझे यही शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट दिखाया था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा था, जब तुम वापस आओगे तो ये तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा होगा। पापा मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते। अगर कोई झूठ बोल रहा था तो वो थी जियांग वानशिंग और जियांग यूटोंग। मेरी बड़ी बहन ने दस्तावेज मेरे मुंह पर दे मारा। वह तिरस्कार से बोली, ध्यान से देख, पापा के असली हस्ताक्षर भी हैं और उनकी आधिकारिक मुहर भी। अगर तू जियांग परिवार का असली युवा मालिक है तो इस पर तेरा नाम क्यों नहीं लिखा? उसे जरा भी डर नहीं था कि मैं गुस्से में आकर दस्तावेज फाड़ दूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो सब यही समझते कि मेरे पास जवाब नहीं है। मैंने कांपते हाथों से दस्तावेज उठाया। हस्ताक्षर सचमुच पापा के थे। मुहर भी वही थी जो हमेशा उनकी तिजोरी में बंद रहती थी। अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। एक भयानक ख्याल मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंधा, क्या इन दोनों निर्दयी बहनों ने पापा को मार तो नहीं दिया? लेकिन अगले ही पल मैंने खुद ही उस सोच को झटक दिया। घर लौटने से पहले मैंने माँ और पापा दोनों से फोन पर बात की थी। उन्होंने साफ कहा था कि वे कल वापस आ रहे हैं। तभी जियांग येशी फिर मुस्कुराते हुए मेरे पास आया। उसकी मुस्कान में साफ जहर घुला हुआ था। वह बोला, भाई, आपने मेरी जगह लेने की जितनी भी कोशिश की, सच्चाई कभी झूठ नहीं बन सकती और झूठ कभी सच नहीं बन सकता। आपकी बस इतनी गलती है कि आपका जन्म एक दूर पहाड़ी गाँव में हुआ। लेकिन चिंता मत कीजिए, आप तो मेरे बैकअप ब्लड डोनर हैं और इतने सालों से मैं आपका बड़ा भाई भी हूँ। मैं आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। इतना कहकर उसने हाथ उठाकर पास खड़ी एक ठिगनी और बेहद मोटी औरत को इशारा किया। वो औरत मूर्खों की तरह हंसते हुए दोनों हाथ रगड़ती हुई मेरी तरफ झपट पड़ी। मैं तुरंत पीछे हट गया। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर घृणा छा गई। अरे, ये तो बटलर की मानसिक रूप से विकलांग बेटी थी, जिसकी समझ 5 साल के बच्चे जितनी भी नहीं थी। उसके मुंह से लार टपक रही थी। उसे देखते ही मेरा जी मिचलाने लगा। लेकिन तभी मेरी बड़ी बहन ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बोली, भाग क्यों रहे हो? अब ये तुम्हारी होने वाली पत्नी है। आज के बाद यही तुम्हारी बीवी होगी। इसे तुम्हें गले लगाने दो, मर तो नहीं जाओगे। उधर बटलर की आंखें खुशी से चमक उठी और इधर मेरी आंखें सदमे से फैल गईं। कुछ पल के लिए मुझे लगा या तो मेरे कान खराब हो गए हैं या फिर मेरी बहन पूरी तरह पागल हो चुकी है। मेरी दूसरी बहन ने अधीर होकर मुझे जोर से धक्का दिया। वह बोली, तुम जैसे पहाड़ों से निकले लड़के को अगर कोई पागल लड़की भी शादी के लिए मिल रही है तो भगवान का शुक्र मनाना चाहिए। येशी कितना दयालु है। तुम्हारी शादी के लिए उसने अपना जन्मदिन तक कुर्बान कर दिया। आज तुम्हारी दोनों बड़ी बहनें और बड़ा भाई सब यहीं मौजूद हैं। इसलिए हमने तुम्हारी तरफ से फैसला कर लिया है। अभी इसी वक्त तुम्हारी शादी होगी। जब तुम्हारे सिर पर पत्नी की जिम्मेदारी आ जाएगी
तो शायद तुम सुधर जाओगे। अगर उसके बाद तुमने ठीक से व्यवहार किया तो हम तुम्हें फिर से अपना छोटा भाई मान लेंगे। जियांग येशी ने मुंह ढककर हल्की हंसी हंसी। भाई, अभी आपने अंकल बटलर को मारा था, लेकिन उन्होंने आपसे कोई शिकायत नहीं की। ऐसा कीजिए, अब उनके नए दामाद बनकर घुटनों के बल बैठिए और उन्हें चाय परोसिए। बस यहीं पर सारी बात खत्म हो जाएगी। फिर जल्दी से अंकल बटलर को एक स्वस्थ पोता भी दे देना। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। बटलर तो खुशी से पागल ही हो गया। वह बार बार सिर हिलाते हुए बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे ही ये मुझे चाय पिला देगा ये आधिकारिक रूप से मेरा दामाद बन जाएगा। आज रात से ये मेरी बेटी के साथ ही सोएगा। बस अब मेरा गुस्सा अपनी आखिरी सीमा पार कर चुका था। मेरी आंखों के आगे गुस्से के मारे धुंध छा गई। मैंने बिना एक पल गवाए पूरी ताकत से बटलर के सीने पर जोरदार लात मारी। धड़ाम, वह सीधे जमीन पर जा गिरा। बटलर दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। मैंने उसे ठंडी नजरों से घूरते हुए कहा, मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जब माँ पापा वापस आएंगे तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसकी आवाज भी अचानक धीमी हो गई। फिर मैंने अपनी दोनों बहनों की तरफ देखा, और तुम दोनों, जियांग वानशिंग और जियांग यूटोंग, आज तुम दोनों ने मेरे साथ जो किया है उसके बाद माँ पापा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। पूरा हॉल खामोश हो गया। मेहमान आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगे, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर मुझे बचाने नहीं आया। एक आदमी फुसफुसाकर बोला, आखिर ये अभी भी जियांग परिवार में ही है। दूसरा बोला, येशी का बैकअप ब्लड डोनर है, जियांग परिवार इसे भूखा नहीं रखेगा। तीसरा हंसते हुए बोला, और वैसे भी कहा जाता है कि ये पहले ही 60 साल की औरत के साथ रह चुका है, अब इसे एक जवान लड़की मिल रही है, फिर शिकायत किस बात की कर रहा है? वाह, लोगों की सोच सुनकर मेरा खून खौल उठा। लेकिन असली बवाल तो अभी बाकी था। मेरी दूसरी बहन ने तुरंत कुछ लोगों को इशारा किया। 2 लोगों ने आकर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। वह गुस्से से बोली, अंकल बटलर को किस पैर से मारा था? यही पैर था ना? और अगले ही पल उसने पूरी ताकत से मेरे घुटने के पीछे लात मारी। पहली चोट मैंने किसी तरह सह ली, लेकिन जब दूसरी लात पड़ी तो मेरा शरीर जवाब दे गया। मैं दर्द से कराहते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। मैंने दांत भींचे और पूरी ताकत लगाकर खड़ा होने की कोशिश की। मुझे छोड़ो, मैं जियांग परिवार का असली युवा मालिक हूँ। जियांग येशी एक नकली इंसान है। लेकिन किसी ने मेरी बात सुनने की कोशिश तक नहीं की। उल्टा कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। देखो, फिर से इसका वहम शुरू हो गया। इसे सच में लगता है कि ये असली मालिक है। मेरी बड़ी बहन ने मेरे कंधे को दबाकर मुझे नीचे रखा। वह बोली, येशी की चीजें चुराना काफी नहीं था क्या? अब तुमने अपने होने वाले ससुर पर भी हाथ उठा दिया। आज जियांग परिवार की बड़ी बेटी होने के नाते मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि व्यवहार कैसे किया जाता है। एक ने मेरे कंधों को कसकर पकड़ रखा था, दूसरे ने मेरा सिर जबरदस्ती जमीन की तरफ झुका दिया, और तभी वो मूर्ख औरत मेरे ऊपर झपट पड़ी। उसके मुंह से लार टपक रही थी। वह खुशी खुशी चिल्ला रही थी, शादी की रात, शादी की रात। मैं हिल तक नहीं पा रहा था। बेइज्जती, गुस्सा, बेचारगी, सब कुछ एक साथ मेरे अंदर उमड़ पड़ा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, और तभी दरवाजे की तरफ से एक जानी पहचानी सख्त आवाज गूंजी, रुको, तुम लोग मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हो? जैसे ही मैंने पापा की आवाज सुनी, मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मैंने देखा माँ और पापा पूरी तेजी से मेरी तरफ दौड़ रहे थे। उनके चेहरों पर दर्द और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मेरे दिल में दबा हुआ दर्द, मेरी सारी शिकायतें, मेरी सारी बेइज्जती अब और नहीं रुकी। मैं टूटती हुई आवाज में बोला, माँ, पापा, आप आखिर वापस आ गए। पापा ने मुझे उठाया। उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा, मेरे बेटे, डरो मत, अब तुम्हारे माँ पापा वापस आ गए हैं। माँ ने ठंडी नजरों से बटलर और उसके पास खड़ी मेरी दोनों बहनों को देखा। उनकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। क्या तुम लोग ही थे जिन्होंने मेरे बेटे का सिर नीचे दबाया, उसे इस बूढ़े नौकर के सामने झुकने पर मजबूर किया, और फिर खड़े होकर देखते रहे जब इस मूर्ख ने मेरे बेटे के साथ जबरदस्ती की? पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। सिर्फ वही मूर्ख औरत अभी भी हंस रही थी। शादी की रात, शादी की रात। जैसे ही मेरी माँ ने ये सुना, उनका गुस्सा फट पड़ा। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मारा और वह औरत सीधा कई फीट दूर जा गिरी। बटलर घबराकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन माँ ने उसे घूरकर देखा। क्या मैंने तुम्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी? उनकी आवाज सुनते ही वह वहीं रुक गया। उसी समय दरवाजे से कई प्रशिक्षित बॉडीगार्ड अंदर आए। काले चश्मे पहने हुए सब एक लाइन में खड़े हो गए। उन्हें देखते ही बटलर के पैरों की ताकत खत्म हो गई। वह डर के मारे घुटनों पर गिर पड़ा। मेरी बड़ी बहन घबराकर बोली, माँ, पापा, आपने तो कहा था कि आप कल वापस आएंगे, फिर आज अचानक कैसे आ गए? पापा ने ठंडी हंसी हंसी। अगर हम आज जल्दी वापस नहीं आते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हमारी पीठ पीछे तुम दोनों ने हमारे अनमोल बेटे के साथ ऐसा करने की हिम्मत की है। ये सुनते ही सारे मेहमानों के चेहरे बदल गए। वे एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। तो जियांग शेन ही सच में जियांग परिवार का असली युवा मालिक है? क्या इन दोनों बहनों का दिमाग खराब हो गया है? इन्होंने अपने ही सगे भाई को छोड़कर
एक नकली इंसान की मदद की और ऊपर से इसे एक मानसिक रूप से कमजोर लड़की से शादी करवाने जा रही थी। इतना घिनौना काम कोई अच्छा इंसान नहीं कर सकता। दूसरा बोला, सबसे गंदा तो वो दत्तक बेटा है, साफ दिख रहा है कि वो झूठा है, फिर भी खुद को असली मालिक बताता रहा। एक और बोला, इतनी सफाई से झूठ बोलता है कि लोग सच मान लेते हैं, ऐसा बेशर्म इंसान मैंने नहीं देखा। जियांग येशी का चेहरा ये सब सुनकर सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में अपमान और जलन साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन मेरी बड़ी बहन तुरंत उसके बचाव में आ गई। वह बोली, इसका येशी से कोई लेना देना नहीं है। सारी परेशानी जियांग शेन ने शुरू की थी। इसने येशी की चीजें चुराई और येशी की जन्मदिन पार्टी में पूरे जियांग परिवार को अपमानित किया। मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, मैंने बस इसे एक छोटा सा सबक सिखाया है। ये सब इसके भले के लिए था। मेरी माँ अब और नहीं सुन पाई। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। अगर तुम इंसानों की तरह बात नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगी। तुम खुद को आशियान की बड़ी बहन कहलाने के लायक समझती भी हो। माँ की आंखों में आग थी। मैंने अपने बेटे को दुनिया की सबसे कीमती चीज की तरह संभाल कर रखा है। बचपन से उसे कभी छोटी सी चोट तक नहीं लगने दी और तुमने उसे सबके सामने एक नौकर के सामने घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। मेरी दूसरी बहन तुरंत बोल पड़ी, माँ, जियांग शेन ने बड़ों का सम्मान नहीं किया। उसने अंकल बटलर पर हाथ उठाया। मुझे तो शक है कि ये सच में विदेश पढ़ने गया भी था या नहीं। हो सकता है ये हर दिन गलत लोगों के साथ घूमता रहा हो और उन्हीं से गुंडों जैसी हरकतें सीख आया हो। हम उसकी बहनें हैं। उसे घुटनों पर बैठाना बस उसे सही रास्ता दिखाने का तरीका था। क्या उसका किसी को मारना सही था? आप लोग बात को बहुत बड़ा बना रहे हैं। मेरी माँ गुस्से में हंस पड़ी। तुम कहती हो मेरा बेटा गुंडे जैसा व्यवहार करता है, तो बताओ उसने किया क्या? क्या उसने तुम्हारे बाल खींचे? क्या उसने तुम्हारे ऊपर मेकअप रिमूवर फेंका? माँ की आवाज में ऐसा गुस्सा था कि पूरा कमरा फिर से खामोश हो गया, क्योंकि सब जानते थे मेरी माँ कभी साधारण इंसान नहीं थी। वो कभी सांडा चैंपियन रह चुकी थी और उनका न्याय का तरीका भी उतना ही मजबूत था। न्याय की बहुत गहरी समझ रखती थी। पापा से शादी करने के बाद उन्होंने उनके साथ बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपनी जिंदगी में हर तरह के घटिया इंसान देखे थे। ऐसा कोई कमीना नहीं बचा था जिससे उनका सामना न हुआ हो। लेकिन परिवार बसाने के बाद उन्होंने खुद को काफी संभाल लिया था। मगर उनकी एक ही कमजोरी थी, मैं। जो भी मुझे हाथ लगाने की कोशिश करता वो सीधे शेरनी को छेड़ने जैसा था। मेरी दूसरी बहन माँ की बात सुनकर लड़खड़ा गई। अब उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। तभी जियांग येशी फिर से बेचारा बनने का नाटक करते हुए आगे आया। उसकी आंखों में नकली आंसू थे। वह बोला, माँ, कृपया मेरी दोनों बहनों को मत डांटिए। सारी गलती मेरी है। मुझे जन्मदिन की पार्टी नहीं रखनी चाहिए थी। मुझे ये सपना भी नहीं देखना चाहिए था कि मैं भी किसी आम परिवार के बच्चे की तरह सबका प्यार और आशीर्वाद पा सकूं। लेकिन इस बार मेरे पापा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। जो इंसान हमेशा नरम स्वभाव के लिए जाना जाता था, आज वही आग बन चुका था। उन्होंने सीधे जियांग येशी की तरफ देखा और गुस्से से बोले, गलती तुम्हारी ही है। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी असली पहचान क्या है? मेरे बेटे पर हुक्म चलाने की हिम्मत तुम्हें किसने दी? कुछ साल आराम और ऐश की जिंदगी जी ली तो क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा असली नाम ली जिन भी है? जियांग परिवार ने तुम्हें कपड़े दिए, खाना दिया, रहने की जगह दी, लेकिन हमने तुम्हें जो दिया उससे सिर्फ तुम्हारा लालच बढ़ा। अगर आज मैं और चेन की माँ समय पर वापस नहीं आते तो क्या तुम खुलेआम जियांग परिवार के असली युवा मालिक का दर्जा चुराने वाले थे? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मेहमानों ने ये सब सुन लिया। वे एक दूसरे के पास जमा होकर धीरे धीरे बातें करने लगे। अब जियांग येशी के लिए उनकी नजरों में नफरत और तिरस्कार पहले से कई गुना बढ़ चुका था। जियांग येशी की हालत ऐसी थी कि काश जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो चुका था। मैंने तुरंत पापा का हाथ पकड़ लिया। फिर मैं उससे भी ज्यादा दुखी और मासूम बनने की कोशिश करते हुए रोने लगा। मैंने कहा, पापा, मुझे लगा था कि शायद मैं आपका और माँ का असली बेटा नहीं हूँ। अभी येशी कह रहा था कि मैंने उसकी घड़ी चुराई है, लेकिन आप जानते हैं कि वो घड़ी आपने नीलामी से खरीद कर मुझे दी थी। जब मैंने उसे वापस लेने की कोशिश की तो अंकल बटलर ने मेरे हाथ से घड़ी छीनकर येशी को दे दी। मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने उसे सिर्फ एक बार लात मारी। लेकिन उसके बाद मेरी बहनों ने मुझे घुटनों पर बैठाकर उससे माफी मंगवाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उसकी मानसिक रूप से कमजोर बेटी से शादी करने के लिए मजबूर करना चाहा। उन्होंने कहा कि क्योंकि आप यहाँ नहीं हैं, इसलिए वो मेरी बहनें हैं और मेरे लिए फैसला कर सकती हैं। अगर आप ठीक उसी समय वापस नहीं आते तो मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया, क्योंकि माँ और पापा की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। उन्हें लगा था कि मुझे बस पीटा गया और जमीन पर दबा कर रखा गया। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे जबरदस्ती शादी के जाल में फंसाने की कोशिश की गई थी। पिछले जन्म की याद मेरे दिमाग में घूम गई। उस समय मेरे माता पिता सच में अगले दिन ही वापस आए थे और जब उन्होंने मेरी बेजान लाश देखी थी तो ऐसा लगा था
जैसे वो एक पल में कई साल बूढ़े हो गए हों। लेकिन इस बार किस्मत ने मौका बदल दिया था। इस बार वो समय से पहले लौट आए थे। इस बार उन्होंने मुझे बचा लिया था। माँ का गुस्सा अब सीमा पार कर चुका था। उन्होंने मेरी बड़ी बहन का कॉलर पकड़ा, उसे सफाई देने का एक मौका तक नहीं दिया और पूरी ताकत से उसे उठाकर एक इंसान से भी ऊंचे शैंपेन टावर की तरफ फेंक दिया। धड़ाम! कांच के सारे गिलास टूटकर चारों तरफ बिखर गए। मेरी बड़ी बहन उन टूटे हुए गिलासों के बीच गिर पड़ी। माँ गुस्से में गर्जी, मैं अभी जिंदा हूँ और तुमने मेरे सामने ही परिवार की मुखिया बनने की कोशिश की। मेरे अनमोल बेटे के साथ ऐसा करने की हिम्मत की। लगता है तुम्हें खुद मौत बुलाने का शौक है। ये देखकर मेरी दूसरी बहन का चेहरा सफेद पड़ गया। वह चुपके से भागने लगी, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने तुरंत उसे पकड़ लिया और जमीन पर दबा दिया। माँ ने उसका सिर नीचे दबाया। वह बोली, जब तुम अपने भाई को जबरदस्ती झुकाकर माफी मंगवा रही थी तब तो तुम्हारे अंदर बहुत ताकत थी ना। अब झुको। क्यों नहीं कर सकती? तुम मेरे बेटे की शादी एक मूर्ख लड़की से करवाना चाहती थी ना, तो आज मैं तुम्हें इतना झुकाऊंगी कि तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा कि तुम इंसान हो या नहीं। मेरी दूसरी बहन अब बहस करने की हालत में नहीं थी। वह तुरंत खुद को थप्पड़ मारने लगी। माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं सच में गलत थी। लेकिन उसके नकली आंसुओं ने किसी का दिल नहीं पिघलाया। उसका नाटक अब किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ मची इस अफरा तफरी को देखकर जियांग येशी तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। वह रोते हुए बोला, माँ, पापा, कृपया मेरी बहनों को मत मारिए। उन्होंने बस इसलिए छोटी सी गलती की क्योंकि वो मेरी बहुत चिंता करती हैं। मैं उनकी तरफ से अपने भाई से माफी मांगता हूँ। भाई, मैं आपसे विनती करता हूँ, अब ये तमाशा बंद कर दीजिए। आखिर वो आपकी सगी बहनें हैं। क्या आपको परिवार के रिश्तों की कोई परवाह नहीं? लेकिन इस बार उसका भावनात्मक ड्रामा काम नहीं आया। वह अब भी मुझे अपराधी महसूस करवाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैंने कांपते हुए बटलर की तरफ इशारा किया और कहा, जो सच हुआ है वो इन्हें बता दो। जियांग येशी का चेहरा अचानक बदल गया। वह घबराकर बटलर को रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन माँ की ठंडी और तेज आवाज सुनकर वह वहीं रुक गया। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। जियांग येशी डर और गुस्से में पीछे हट गया। अब बटलर समझ चुका था कि बाजी पलट चुकी है। उसने तुरंत अपना बचाव करने के लिए सारा दोष जियांग येशी पर डाल दिया। वह कांपते हुए बोला, मालिक, मालकिन, ये मेरा आइडिया नहीं था। सब कुछ जियांग येशी की योजना थी। उसी ने ये सब करवाया। उसने कहा था कि जन्मदिन की पार्टी के दौरान उसके पास एक तरीका है जिससे युवा मालिक की शादी मेरी बेटी से करवाई जा सकती है। उसने कहा था कि आपके बिजनेस ट्रिप से वापस आने से पहले सब कुछ हो जाएगा। फिर आपके पास मजबूरी में मेरी बेटी को अपनी बहू मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसने ये भी कहा था कि अगर आपने पूछा तो हम कह देंगे कि युवा मालिक नशे में मेरी बेटी के कमरे में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती की। उसने मुझे इस योजना में साथ देने के लिए 20 लाख युआन दिए थे। अगर सबको विश्वास हो जाता कि युवा मालिक सिर्फ दत्तक बेटा है तो कोई सवाल नहीं करता। मैंने ये सब अपनी बेटी के भविष्य के लिए किया। वो मानसिक रूप से कमजोर है। मेरे बाद कम से कम कोई तो उसका ध्यान रखता। मैं लालच में अंधा हो गया था। माँ ये सब और नहीं सुन पाई। उन्होंने बटलर को लात मारकर दूर कर दिया। वह बोली, नशे की कहानी तक बना डाली तुमने। मेरे अचेन को बचपन से शराब से गंभीर एलर्जी है। उसने आज तक शराब वाली कोई चीज तक नहीं छुई। तुमने हमारे परिवार की 20 साल सेवा की है। क्या तुम्हारा दिमाग किसी कुत्ते ने खा लिया था? उसी समय मेरी नजर जियांग येशी पर गई। वह सबके ध्यान भटकने का फायदा उठाकर चुपके से शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट अपनी पीठ के पीछे छिपा रहा था। मेरा चेहरा बदल गया। मैंने तुरंत पापा की तरफ देखा और पूछा, पापा, अगर मैं सच में आपका सगा बेटा हूँ तो आपने जियांग येशी के नाम कंपनी के 60% शेयर क्यों ट्रांसफर किए? ये सुनते ही जियांग येशी डर से सांस तक नहीं ले पा रहा था। पापा का चेहरा पूरी तरह हैरानी से भर गया। उन्होंने अविश्वास से कहा, क्या बकवास कर रहे हो? वो कौन होता है? मैं अपना दिमाग खो चुका था क्या जो मैं 60% शेयर उसे ट्रांसफर कर दूं? मेरे शेयर उसे क्यों दूंगा? तुम मेरे इकलौते सगे बेटे हो। जिन शेयरों की बात हो रही है वो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए थे। पापा का जवाब सुनते ही मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई। मैंने तुरंत जियांग येशी के पीछे छिपाया हुआ शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट झपट लिया और उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। फिर मैं वो दस्तावेज लेकर सीधे पापा के पास गया। माँ और पापा ने झुककर उस पेपर को ध्यान से देखा, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे का रंग बदल गया। गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। पापा ने धीरे धीरे अपनी बड़ी बेटी की तरफ देखा। वो किसी तरह खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर अपराध बोध साफ लिखा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती, पापा ने वो दस्तावेज उठाया और पूरी ताकत से उसके खून से सने माथे पर फेंक दिया। उन्होंने गुस्से में कहा, तो यही था तुम्हारा मतलब जब तुमने कहा था कि तुम ए चेन के लिए एक बड़ा ट्रस्ट अकाउंट खोल रही हो और तुम्हें मेरी मुहर चाहिए। मैंने तुम्हें अपनी मुहर सिर्फ 30 सेकंड के लिए दी थी और तुमने उसी समय मेरे बेटे अचेन के लिए तैयार किए गए शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट को बदल दिया। जियांग वांगशिंग, क्या तुम्हें सच में पता भी है
कि इनमें से कौन तुम्हारा भाई है। मेरी बड़ी बहन ने फिर भी खुद को सही साबित करने की कोशिश की। वह बोली, येशी ने पहाड़ों में बहुत तकलीफ झेली है, अगर मैं उसे थोड़ा अच्छा जीवन देना चाहती थी तो इसमें गलत क्या है? ये तो बस कुछ कंपनी के शेयर हैं। क्या आपको इसके लिए इतना बड़ा हंगामा करना जरूरी है? और वैसे भी क्या वो जियांग शेन का बैकअप ब्लड डोनर नहीं है? अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो जब जियांग शेन मौत के करीब होगा तब उसे बचाएगा कौन? ये सुनते ही मेरी माँ की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह बोली, जियांग येशी सिर्फ एक दत्तक बेटा है, उसके बिना भी हम उसी ब्लड ग्रुप वाले किसी और इंसान को ढूंढ सकते थे। इन सालों में अचेन पूरी तरह स्वस्थ रहा है, उसे कभी एक बार भी येशी से खून लेने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर भी उसे अचेन के बराबर खाना, कपड़े और जिंदगी मिली। जियांग परिवार ने उसके साथ कभी कोई भेदभाव नहीं किया। और बदले में उसने क्या किया? उसने मेरे बेटे को मानसिक रूप से कमजोर लड़की से शादी करवाने की साजिश रची और खुद को जियांग परिवार का असली युवा मालिक बताने लगा। वो खुद को समझता क्या है? फिर मेरी माँ ने अपनी उंगली मेरी बड़ी बहन की तरफ उठाई और जो उन्होंने कहा उसे सुनकर पूरा कमरा सन्न रह गया। तुम भी उससे बेहतर नहीं हो, तुम दोनों की कोई कीमत नहीं है, तुम दोनों एहसान फरामोश हो। अगर हमें पहले पता होता कि तुम दोनों ऐसे निकलोगे तो अचेन के पिता और मैं तुम्हें अनाथालय से कभी घर नहीं लाते। पूरा हॉल एकदम फट पड़ा। मेहमानों के चेहरे पर हैरानी साफ थी। इतना बड़ा राज किसी ने सोचा भी नहीं था। यहाँ तक कि मैं भी कुछ पल के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गया, लेकिन मैंने जल्दी खुद को संभाल लिया। हे भगवान, तो जियांग वांगशिंग भी जियांग परिवार की असली बेटी नहीं थी? क्या जबरदस्त खुलासा था। मेरी दूसरी बहन अचानक रेंगते हुए माँ के पास आई। वह उनके पैर पकड़कर बोली, माँ, मैं आपकी सगी बेटी हूँ, अब आपके पास सिर्फ मैं ही एक बेटी बची हूँ। माँ ने उसे घूरा, फिर तिरस्कार से उसे पैर से दूर कर दिया। वह बोली, अपने आप को देखो, तुमसे ज्यादा बेकार इंसान मैंने नहीं देखा। हर दिन बस लड़कों के पीछे घूमना और बार में जाकर शराब पीना, तुम में मेरी एक भी आदत नहीं है। मैं कभी ऐसी कमजोर और शर्मनाक बेटी पैदा नहीं कर सकती थी। फिर माँ ने अपनी दोनों बेटियों की तरफ देखा। तुम दोनों को हम अनाथालय से लेकर आए थे। अगर हमने तुम्हें कड़कड़ाती सर्दी में बाहर छोड़ा हुआ नहीं देखा होता जहाँ तुम दोनों ठंड से मरने वाली थी, और अगर हमें ये उम्मीद नहीं होती कि तुम्हें अपनाकर हमारे अचेन के लिए पुण्य मिलेगा, तो मैं और मेरे पति तुम्हें कभी घर नहीं लाते। इस परिवार का एकमात्र सगा बच्चा सिर्फ अचेन है, वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। अब उनकी असली पहचान सबके सामने आ चुकी थी। उनके चेहरों पर गुस्सा और शर्म थी, लेकिन हैरानी की एक बूंद भी नहीं थी। ठीक वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। उन्हें पहले से पता था कि वो इस परिवार की सगी बेटियां नहीं हैं, और शायद इसी वजह से उन्होंने मेरे साथ इतना बेरहम व्यवहार किया। कई मेहमान इतने समझदार थे कि उन्होंने सारी कड़ियां जोड़ लीं। उनके चेहरे डर से बदल गए। एक ने कहा, तो ये बाहरी लोग मिलकर असली युवा मालिक को खत्म करने की साजिश कर रहे थे। दूसरे ने कहा, ये लोग पूरे जियांग परिवार की संपत्ति हथियाना चाहते थे। माँ ने तुरंत बॉडीगार्ड्स को बुलाया और आदेश दिया, इन दोनों बहनों और जियांग येशी को बाहर निकाल दो। मेरी बड़ी बहन घबरा गई। वह बोली, माँ, भले ही मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, लेकिन मैंने इतने साल आपकी सेवा की है, मैंने कंपनी संभालने में आपकी मदद की है। मैंने बस एक छोटी सी गलती की है। क्या आप सच में इतनी छोटी बात पर मुझे घर से निकाल देंगी? उसे चुप रहना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही उसने छोटी गलती कहा, माँ का गुस्सा फिर भड़क उठा। छोटी गलती? तुमने मेरे बेटे को मरने की हालत तक पहुँचा दिया और उसे छोटी गलती कह रही हो? अगर मैंने तुम्हें 10 साल से ज्यादा समय तक पाला न होता तो क्या तुम आज यहाँ बिना चोट के खड़ी होती? निकल जाओ और दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। मेरी बड़ी बहन का चेहरा कभी सफेद पड़ता तो कभी गुस्से से लाल हो जाता। आखिर उसने भी अपना असली रूप दिखा दिया। वह चिल्लाई, जियांग परिवार का इतना बड़ा बिजनेस साम्राज्य है, तुम सोचती हो ये अनुभवहीन लड़का इसे संभाल पाएगा? सपना देख रही हो? मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम खुद घुटनों के बल बैठकर मुझे वापस आने के लिए कहोगी। तीनों के चले जाने के बाद भी पापा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, उन्हें पुलिस के हवाले करके जेल क्यों नहीं भेज देते? उन्होंने मेरे बेटे के साथ ऐसा करने की हिम्मत की है। मैं चाहता हूँ कि ये लोग जिंदगी भर जेल में सड़ें। मैंने उन्हें शांत करते हुए कहा, पापा, ये तीनों आज जहाँ पहुँचे हैं सिर्फ जियांग परिवार की वजह से पहुँचे हैं। माँ चाहती हैं कि इन्हें पूरी तरह समझ आए कि जियांग परिवार के बिना इनकी कोई औकात नहीं है। अगर ये जेल जाएंगे तो वहाँ भी इन्हें खाना और रहने की जगह मिलेगी, लेकिन अगर इन्हें बाहर छोड़ दिया जाए तो शायद इन्हें एक निवाला और पानी तक न मिले। मुझे मानना पड़ा। अनुभव सच में इंसान को बदल देता है। माँ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उन्होंने कहा, हम तुरंत सारे कागज नोटरी करवाएंगे और कंपनी के सारे शेयर तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर देंगे। उसी समय बटलर डरते डरते फिर माँ के पास आया। शायद अभी भी सोच रहा था कि किसी तरह माँ की दया मिल जाए, लेकिन माँ ने बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया, इस देश में इसके लिए काम मिलने की हर संभावना खत्म कर दो और उन सभी लोगों के साथ भी यही करो जिन्होंने आज रात मेरे बेटे के कमजोर समय का फायदा उठाकर उसे अपमानित किया। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचेगा, भीख मांगकर जीना। ये सुनते ही पूरे हॉल में चीख पुकार मच गई। हर कोई अपने किए की सजा भुगतने वाला था, क्योंकि जब इंसान किसी को चोट पहुंचाने का फैसला करता है तो उसे बदले का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। माँ ने उसी समय पूरी रात की CCTV फुटेज भी निकलवा ली। आज रात मौजूद हर वह व्यक्ति जिसने मुझे बदनाम
बदनाम किया था, मेरा अपमान किया था या मेरे खिलाफ गलत बातें फैलाई थीं। बिना किसी अपवाद के उसे जियांग परिवार की सूची में डाल दिया गया, जियांग परिवार के बिजनेस की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। अब उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस जियांग यूटोंग ने कभी खुद को परिवार की दूसरी युवा मालकिन समझा था, आज वही सड़क किनारे सिकुड़कर बैठी हुई थी। वह रोते हुए लोगों से भीख मांग रही थी। मैं जियांग परिवार की दूसरी बेटी हूँ, मुझे चेयरमैन नहीं बनना, बस थोड़ा पैसा दे दो, 100 युआन दे दो, नहीं तो 50 ही दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ, कृपया मेरी मदद कर दो। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस लड़की के हाथ कभी लाखों करोड़ों का पैसा घूमता था, आज वो कुछ सिक्कों के लिए लोगों के आगे हाथ फैला रही थी। उधर जियांग येशी अभी भी अपना पुराना घमंड नहीं छोड़ पाया था। वह गुस्से में बोला, तुम दोनों सच में इतनी बेकार हो क्या? कुछ 100 युआन तक भीख में नहीं मांग सकती? मुझे अभी भी आलीशान हवेली में रहना है, मुझे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना है, तुम दोनों किसी काम की नहीं हो। उसकी बात सुनते ही जियांग वानशिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चटाक उसने जियांग येशी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह चीखते हुए बोली, तुम्हें अभी भी बोलने की हिम्मत है? अगर तुम्हारी वजह से ये सब नहीं हुआ होता तो क्या हम आज इस हालत में होते? ये सब तुम्हारी गलती है, तुम जैसे बेकार इंसान की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हुई है। जितना वह बोल रही थी उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। फिर उसने जियांग येशी के बाल पकड़ लिए और सड़क पर ही उसकी पिटाई शुरू कर दी। लेकिन जियांग येशी भी चुप रहने वालों में से नहीं था, उसने भी पलटकर हमला कर दिया और देखते ही देखते दोनों सड़क पर एक दूसरे से लड़ने लगे। अब तो मामला पूरी तरह गोलमाल हो चुका था। जियांग यूटोंग भी अपना गुस्सा नहीं रोक पाई, वह भी दौड़ कर आई और जियांग येशी पर मुक्के और लात बरसाने लगी। कुछ ही देर में पूरी सड़क पर तीनों की चीखें और रोने की आवाजें गूंजने लगीं। जो लोग कभी एक दूसरे के लिए जान देने की बातें करते थे, आज वही एक दूसरे को खत्म करने पर उतारू थे। मैंने उन तीनों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा, कुत्तों की तरह एक दूसरे को नोचते हुए देखकर अब मुझे वहां रुकने की कोई इच्छा नहीं थी। मैं मुड़ा और सीधे लिफ्ट में चला गया। मेरे असिस्टेंट ने कुछ दिन पहले ही मुझे उनकी पूरी जांच रिपोर्ट दे दी थी और उसमें जो सच सामने आया वो काफी दिलचस्प था। असल में ये तीनों पहले से ही अपने अपने क्षेत्रों में ब्लैकलिस्ट हो चुके थे। इनकी असली छवि बहुत पहले ही खराब हो चुकी थी। अगले दिन शेन परिवार ढेर सारे महंगे तोहफे लेकर हमारे घर आया। उनके साथ शेन शाओवेई भी थी, लेकिन मेरी माँ ने उन्हें घर के अंदर कदम तक नहीं रखने दिया। शेन शाओवेई रोते हुए बोली, आंटी, अचेन ही वो एकमात्र इंसान है जिससे मैं प्यार करती हूँ, कृपया मुझे एक और मौका दे दीजिए। लेकिन मेरी माँ ने पिछली रात की पूरी सीसीटीवी फुटेज देख ली थी और उसके बाद शेन शाओवेई के लिए उनके दिल में सम्मान बिल्कुल खत्म हो चुका था। अगर वह नहीं आती तो शायद उसकी थोड़ी इज्जत बच जाती, लेकिन अब वह खुद चलकर अपनी बेइज्जती करवाने आ गई थी। मेरी माँ ने ठंडी आवाज में कहा, मेरे अचेन को ऐसी पत्नी की जरूरत नहीं है जो आज किसी एक से प्यार करती है और कल किसी दूसरे से। जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ। और रही बचपन की ये सगाई, तो इसे जबरदस्ती तुम्हारे परिवार ने थोपा था, मैंने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। फिर भी तुमने हर जगह जाकर बताया कि तुम और मेरा बेटा बचपन से मंगेतर हो। जिस आदमी से तुम कल तक प्यार करती थी वो आज पुल के नीचे रह रहा है, जाओ उसी के पास जाओ। मैं तुम्हें दोनों को जिंदगी भर खुश रहने की शुभकामनाएं देती हूँ। शेन परिवार के सभी लोग शर्म से पानी पानी हो गए। उनके पास वहाँ रुकने की हिम्मत नहीं थी। वे तुरंत शेन शाओवेई को लेकर वहाँ से चले गए। आधे महीने बाद वो दिन आया जब मैंने आधिकारिक रूप से जियांग ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला। लेकिन उसी दिन सड़क किनारे से अचानक 3 गंदे और बदहाल भिखारी भागते हुए बाहर आए। बॉडीगार्ड्स ने तुरंत उन्हें रोक लिया। मैंने ध्यान से देखा और उन्हें पहचान गया। वो थे जियांग वानशिंग और बाकी दोनों। सिर्फ आधे महीने में उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे जिंदगी ने उन्हें पूरी तरह कुचल दिया हो। उसे देखकर मुझे उस दिन की याद आ गई जब वह घमंड से चलती हुई बोली थी, मैं जियांग परिवार की बड़ी बेटी हूँ। तुम अंधे लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? क्या तुम अपनी नौकरी खोना चाहते हो? आज चेयरमैन मुझे बनना चाहिए था। अब वही औरत सड़क पर खड़ी थी और लोग उसे देखकर सोच रहे थे, ये कौन से पागल खाने से भागकर आई है? किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि वो खुद भी शायद यकीन नहीं कर पा रही थी। बचपन में जब वे अनाथालय में थीं, तब जियांग येशी को एक दूसरे परिवार ने गोद ले लिया था। वही दोनों बहनों का पहला प्यार बन गया था। उसका अचानक गायब हो जाना हमेशा उनके दिल में एक बोझ बनकर रहा। जब उन्हें जियांग परिवार ने गोद लिया तो उन्होंने चुपके से परिवार के प्रभाव और पैसों का इस्तेमाल करके जियांग येशी को ढूंढना शुरू किया। आखिरकार उन्होंने उसे खोज लिया, लेकिन तब तक वो कई परिवारों के बीच घूम चुका था। उसे पहाड़ों में बेच दिया गया था। दोनों बहनों ने उसे वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन उनके पास कोई सही बहाना नहीं था। और तभी एक मौका उनके हाथ लग गया। मेरे माता पिता मेरे जैसे ही ब्लड ग्रुप वाले एक दत्तक बच्चे की तलाश कर रहे थे। असल में जियांग येशी का ब्लड ग्रुप मेरे
जैसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन मेरी दोनों बहनों ने चुपके से टेस्ट रिपोर्ट बदल दी। उन्होंने सालों पहले ही ये योजना बना ली थी। उन्होंने अपने पहले प्यार को हमारे ही घर में छिपा कर रखा और जियांग परिवार के पैसों का इस्तेमाल करके उसके प्रति अपने अपराध बोध को मिटाती रहीं। धीरे धीरे जियांग येशी की महत्वाकांक्षाएं भी उन्होंने ही बढ़ाई। वो मेरी पहचान से जलने लगा और फिर उसने सपना देखना शुरू कर दिया कि वह मेरी जगह ले लेगा। मैंने अपनी कंपनी की सबसे ऊपरी मंजिल से नीचे देखा। कांच की बड़ी खिड़की के पार जियांग येशी जमीन पर पड़ा था। किसी ने उसके सिर पर वार किया था। उसके पास खून भी फैला हुआ था। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ मन ही मन सोचा, स्वार्थी लोगों के लिए पहला प्यार भी आसमान पर रखा हुआ तारा नहीं होता, वो बस कपड़ों पर चिपका हुआ चावल का एक दाना होता है। फिर मैंने आराम से पुलिस को फोन कर दिया। उसी समय मेरा असिस्टेंट अंदर आया। उसने सम्मान से कहा, चेयरमैन, मीटिंग तैयार है, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, और फिर मैं अपने नए सफर की तरफ बढ़ गया।